नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रीइग्नाइट स्टडीज़। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी इस क्लास के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 हमने डिस्कस किया था पॉलिटी की लास्ट क्लास में, 10th क्लास में। इसमें हम उसका मेंस पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले जिन भी लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पे जाके पूरी प्लेलिस्ट आपके पास है, आप वहाँ से उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो मेंस इनरिचमेंट मटेरियल है। मेंस पर्सपेक्टिव से वो एक्ट कैसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो उससे आता है वो आता है एग्जामिन द वर्किंग ऑफ डायरकी। डायरकी ने कैसे वर्क किया इंडिया के अंदर, राइट। सो इसमें कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हैं, आप इन पॉइंट्स के थ्रू पूरा आंसर फ्रेम कर सकते हैं। फर्स्ट यू नीड टू एक्सप्लेन व्हाट इज डायरकी। डायरकी थी क्या, राइट और इसको इंट्रोड्यूस कहाँ पे किया गया था, इन प्रोविंसीज। तो आप ये सब चीज़ें बताने के बाद आप इसकी मेन बॉडी पे आएंगे जिसमें लिखा हुआ द फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज वाटर टाइट कंपार्टमेंट, देर इज बाउंड टू बी मच इंटरडिपेंडेंस, दैट इज वाई ये डायरकी का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। पर्पसफुली डायरकी के अंदर जैसे हमने आपको बताया था कि सिस्टम जो थे, वर्किंग जो थी वो दो एरियाज में डिवाइडेड थी। वन वॉज द ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट एंड अदर वॉज द रिजर्व सब्जेक्ट। सो ये पूरी तरह से जो डिवीजन था ना वो इलॉजिकल था एंड इट वाज बाउंड टू फेल। वी हैव एन एग्जांपल, राइट। द एग्रीकल्चर जो था उसको ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के अंदर रखा गया था और इरिगेशन को रिजर्व सब्जेक्ट में रखा गया था। अब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट क्या थे, रिजर्व सब्जेक्ट क्या थे, ये आप पीछे की जो वीडियो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 उसमें जाके आप देख सकते हो। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया है कि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट क्या होते थे और रिजर्व सब्जेक्ट क्या होते थे, राइट। तो इसने कुछ ऐसा किया कि एग्रीकल्चर को तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में रख दिया और इरिगेशन को रिजर्व सब्जेक्ट में। सो दिस वाज टोटली इलॉजिकल थिंग। एनी सच अरेंजमेंट कैन वर्क ओनली स्पेशल एफर्ट्स आर टेकन टू डेवलप ट्रस्ट बिटवीन द टू हाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अब इसके बीच कुछ ऐसा था कि दोनों हाफ के बीच ना एक ट्रस्ट जरूरी था। अगर मान लो यू आर डूइंग एग्रीकल्चर, आपको इरिगेशन के लिए परमिशन लेनी पड़ रही है। आप इरिगेशन के लिए परमिशन, जबकि एग्रीकल्चर इज अ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जहाँ पे you just need the governor assent, whereas for irrigation you need both the governor and the legislative assembly assent। तो ऐसी चीज के अंदर आपको दो दो परमिशन लेनी पड़ रही है, तो इट वाज काइंड ऑफ एनार्की, राइट। सो कोई सच एफर्ट्स नहीं लिए गए कि दोनों के बीच एक सामंजस्य बैठाया जा सके या एक ट्रस्ट को डेवलप किया जा सके, right। The two half of the government were not only disjointed but they were working as a cross purpose, right। दोनों का पर्पस अलग था। मिनिस्टर वर्किंग टू इंटरेस्ट द कंट्रीमैन, जो मिनिस्टर थे, मिनिस्टर्स का मेरा मतलब है ये इंडियंस होते थे, राइट। उस टाइम पे प्रोविंसीज में क्योंकि डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी और प्रोविंसीज के अंदर जो था वो नॉन ऑफिशियल की मेजोरिटी थी, राइट। तो मिनिस्टर्स इंडियन थे, वो कंट्रीमैन के इंटरेस्ट के लिए काम करते, जबकि ब्यूरोक्रेसी जो थी वो कॉलोनियल मास्टर्स के इंटरेस्ट के लिए काम करती थी। तो मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेसी में भी एक तरह से टसल था। मिनिस्टर्स एक बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते थे, लाइक दे हैव लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ फाइनेंसेस, फाइनेंस पे उनका कंट्रोल ज़्यादा नहीं था, कोऑपरेशन नहीं था ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी के पास, और उनकी अनसरेबिलिटी दो लोगों के प्रति थी, तो गवर्नर को भी अनसरेबल थे एंड दूसरा लेजिस्लेशन को भी। सो हम कह सकते हैं इतने सारे पॉइंट्स को देखने के बाद कि डायरकी वॉज बाउंड टू फेल, राइट। कोई अचीवमेंट थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की, अगर ऐसा एक पॉजिटिव सेंस में हम बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की मेजरली दो अचीवमेंट्स ही मैं बताऊंगा। The first achievement is that it gave opportunity to Indians to get first hand knowledge and experience in the functioning of government। इन्होंने इंडियंस को अपॉर्चुनिटी दी कि आप भी जो है एक एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं सरकार में काम करने का। द सेकेंड, इन्होंने इस एक्ट से एक मिथ और खत्म हो गया था कि इंडियंस जो है वो फिट रूल के लिए फिट नहीं है, राइट। अब इंडियंस ही रूल कर रहे थे प्रोविंसीज में, तो ये मिथ भी जो है एक तरह से खत्म हो गया था और पूरा पब्लिक ओपिनियन एक्सप्रेस हो ही गया था। तो ये कुछ इसकी अचीवमेंट्स थी, राइट। मैं पॉइंट टू पॉइंट ही बता रहा हूँ आपको, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। अगर आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए, आप नए हैं इस चैनल पे, तो आप इससे पीछे की जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं असेसमेंट या क्या लोगों के अब ओपिनियन थे। ऐसा क्वेश्चन आपका प्रीलिम्स के अंदर भी आ सकता है कि एनी बेसेंट का जो व्यू था, उन्होंने कहा था डायरकी वाज अनवर्दी टू बी ऑफर्ड बाय ब्रिटिश एंड टू बी एक्सेप्टेड बाय इंडियंस, राइट। एक तरह से अनवर्दी थिंग बताया इन्होंने।
मूडीमैन कमेटी की अगर मैं आपको एक बैकग्राउंड बता देता हूँ, मूडीमैन कमेटी जो थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर एक प्रॉमिस किया गया था कि दे विल सेट अप सम स्टैट्यूटरी कमीशंस और कमेटीज टू assess दिस एक्ट आफ्टर सम ईयर्स. Their close was 10 year, but Britishers set up 3 committee. In these 3, one was the Moodyman Committee. मूडीमैन कमेटी के चेयरमैन थे सर अलेक्जेंडर मूडीमैन. 1924 में आई थी. इनमें से ज़्यादा लोगों ने यही कहा था कि अब हम कोई ओपिनियन नहीं दे सकते इस एक्ट के बारे में. अगर मैं ओवरऑल एक्ट की बात करूं तो उन्होंने यही कहा था अभी टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है तो इस एक्ट पे कुछ कहना ज़्यादा अभी ठीक नहीं है फ़िलहाल, हम और टाइम लेंगे फिर हम बताएंगे एक्ट ने काम किया है इंडिया के अंदर या नहीं किया है. बट बात करें मूडीमैन कमेटी ने डायरकी के लिए क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि देयर वाज नो मीनिंगफुल रिफॉर्म, नो रियल डिवीजन ऑफ अथॉरिटी इन टर्म्स रिजर्व एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट एज इवन ऑन द ट्रांसफर सब्जेक्ट देयर वाज अ डी फैक्टो कंट्रोल ऑफ द गवर्नर. ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के ऊपर भी डी फैक्टो कंट्रोल, मतलब एक तरह से वास्तविक नहीं तो भौतिक रूप में गवर्नर का ही कंट्रोल था. देयर वाज लैक ऑफ कोऑपरेशन ऑफ द पार्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी में तो था ही, और नो इफेक्टिव डायलॉग मैकेनिज्म बिटवीन द गवर्नर एंड द मिनिस्टर. गवर्नर और मिनिस्टर के बीच भी एक देयर वाज अ काइंड ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट, राइट. अब ये देख सकते हो आप, मैं डायग्राम के थ्रू अगर आपको मैं बताऊं तो मिनिस्टर्स का टसल गवर्नर के साथ भी है, उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी के साथ भी है, राइट. तो हाउ मिनिस्टर्स कैन वर्क इन द फेवर ऑफ इंडियन पीपल, राइट. और ब्यूरोक्रेसी अल्टीमेटली अनसोरेबल है टुवर्ड द गवर्नर. गवर्नर का एक तरह से आप ये कह सकते हो कंट्रोल है. दे आर अनसोरेबल टुवर्ड देयर कॉलोनियल मास्टर्स बेसिकली, राइट. तो इस तरह से आप ये देख सकते हो मिनिस्टर्स को एक तरह से 2 फ्रंट वॉर लड़नी पड़ रही थी अपना काम करवाने के लिए. So there was a kind of anarchy at that time in the provinces. Overall, or the overview of this act, we can say the biggest problem was it was limited by the idea of protection of British interest in India. इनका मेन पर्पज ही ये था कि ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट हो सके इंडिया में. इट हैड आइडियोलॉजिकल रूट्स इन द ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म. पूरी तरह से इसकी आइडियोलॉजी जो थी वो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म पे बेस्ड थी. कॉलोनियलिज्म से मतलब होता है उपनिवेशवाद, राइट. इट वॉज स्ट्रेटेजिक मूव बाय द ब्रिटिशर टू कंटेन नेशनलिज्म. ब्रिटिशर सोच ये रहे थे कि इस एक्ट से हम जो है ना, जो नेशनलिस्ट फीलिंग राइज हो रही है इंडिया के अंदर, उसको कहीं ना कहीं हम कर्ब कर पाएंगे, राइट. बट ऐसा कुछ हुआ नहीं. हाउएवर इट इंटेंसिफाइड एंटी राज फीलिंग. जबकि इस एक्ट के बाद से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लोग और ज़्यादा हो गए थे, ना कि कम हुए थे. तो मेंस पर्सपेक्टिव से अगर डायरकी पे आपसे क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको लिख पाएंगे. इवन अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से भी अगर आपसे हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, तो भी आप इन पॉइंट्स के थ्रू आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाएंगे. नोट्स जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @reignite HCS या @reignite UPSC, आप किसी भी चैनल पे जाके आपको नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.reignite20s.com, आप वेबसाइट पे जाके भी डाउनलोड सेक्शन से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, राइट. सो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें जिन लोगों को नीड है, राइट. सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस.